तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारे चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि जो सेल होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट है या बेसिक रिक्वायरमेंट है। यूनिट का मतलब होता है बेसिक रिक्वायरमेंट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो भी सेल की मदद से बनता है, वो भी सेल से बना होता है। और जो भी फंक्शन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है वो सारे भी सेल की मदद से ही परफॉर्म होते हैं। तो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी होता है, और स्ट्रक्चरल यूनिट होने के साथ में फंक्शनल यूनिट भी होता है। इसका एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। हमारी बॉडी का कोई सा भी कंपोनेंट आप उठा लो, वो हमेशा सेल का ही बना होगा। जैसे अगर आप स्किन को देखो तो स्किन किसकी बनी होती है? स्किन सेल की। अगर हम ब्लड को देखें तो ब्लड में कई सारे ब्लड सेल टाइप्स होते हैं। मसल को देखो तो मसल फाइबर्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं, एटसेट्रा। कोई सा भी पार्ट उठा के देख लोगे, हमेशा वो पार्ट स्ट्रक्चर में सेल के मिलने से ही बना होता है। ना सिर्फ स्ट्रक्चरल लेवल पर हम बात कर सकते हैं, फंक्शनल लेवल पर भी बात करो। कोई भी फंक्शन जो आप परफॉर्म कर रहे हो वो अल्टीमेटली सेल लेवल पर ही स्टार्ट होता है। जैसे आपकी बॉडी का मूवमेंट है, हम ह्यूमंस कैसे मूव कर पाते हैं? ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से हमारी बोन्स का मूवमेंट होता है, और फिर उसके बाद में बोन्स की वजह से पूरी बॉडी का ओवरऑल मूवमेंट दिखाई देता है। तो जो फंक्शनल परफॉर्म होता है, कोई भी फंक्शन है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो परफॉर्म करता है वो भी सेल की मदद से करता है। जैसे अगर मूवमेंट की बात करें तो हमारी बॉडी का मूवमेंट मसल सेल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, तो मसल सेल इन्वॉल्व है यहाँ पर। ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस भी आप समझ लेंगे तो वो सेल लेवल पर ही स्टार्ट होते हैं। तो सेल स्ट्रक्चरल यूनिट भी है प्लस फंक्शनल यूनिट भी माना जाता है। इसलिए हम सेल को फंडामेंटल, बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कह करके डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमने सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशन है, क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेल की इतनी इंपॉर्टेंस है वो समझा। पर सेल होता कहाँ है? अगर हमारी बॉडी सेल की बनी हुई है तो हम अगर अपने हाथ पर देखते हैं तो मतलब हमारा जो हैंड है, स्किन है, वो सेल की बनी हुई है। हमें दिखाई तो नहीं दे रहा सेल। हमें सेल इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि सेल नेकेड आइज से, नॉर्मल आइज से दिखाई नहीं दे सकता। वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। जब तक हम माइक्रोस्कोप, एक डिवाइस होता है जो चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाएगा, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हमें सेल ऑब्जर्व नहीं होगा। तो सेल है क्या? तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज सेल, दिखता कैसा है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं सेल के अंदर। सेल एक्चुअली एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। सेल क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो नेकेड आइज से, नॉर्मल आइज से नहीं दिखाई देगा। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम माइक्रोस्कोप से उसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें किसी भी सेल के अंदर मिनिमम 3 चीज़ें मिलनी चाहिए। भाई किसी भी सेल को सेल कहलाने के लिए मिनिमम 3 चीज़ें होनी चाहिए। उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट कम से कम उतनी तो होनी चाहिए। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? वो 3 चीज़ें हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दूसरा है साइटोप्लाज्म, और तीसरा है डीएनए। एक बार डायग्राम बना लेते हैं टिपिकल सेल का, और ये तीनों चीज़ें वहाँ पर दिखाते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, मेम्ब्रेन यानी कवरिंग। सेल के बाहर वाली जो कवरिंग है, जो उसके मटेरियल को, सेल के अंदर के मटेरियल को और बाहर के एनवायरमेंटल मटेरियल को सेपरेट करती है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है, साइटो मीनिंग सेल और प्लाज्मा मीनिंग मैट्रिक्स, मटीरियल। जो भी मटेरियल सेल के अंदर भरा हुआ है उसी को बोलेंगे सेल मैट्रिक्स या फिर साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे पूरा जो सेल के अंदर मटेरियल भरा होता है सबको मिलाकर बोला जाता है सेल मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या काम करता है? साइटोप्लाज्म के अंदर
अलग अलग तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शंस या फिर केमिकल रिएक्शंस ऑपरेट कर रही होती हैं। जो हमारा सेल है वो बना तो मॉलिक्यूल्स का ही होता है भाई, बायोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन है, शुगर है, लिपिड है, ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस ऑपरेट कर रही होती हैं जिनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये साइटोप्लाज्म जो होता है यहाँ पर सेमी फ्लूइड नेचर का होता है। हाफ सेमी मतलब ना तो पूरी तरह से फ्लूइड होता है ना पूरी तरह से सॉलिड होता है, जेली टाइप कुछ होता है सेमी फ्लूइड नेचर का। और इसी सेमी फ्लूइड साइटोप्लाज्म में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, सेल्यूलर रिएक्शंस ऑपरेट कर रही होती हैं वो साइटोप्लाज्म में ही ऑपरेट करती हैं। ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर हियर। अब केमिकल रिएक्शन ही हमारे सेल को लाइफ प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ होती हैं मेजॉरिटी ऑफ देम टेक प्लेस इनसाइड साइटोप्लाज्म। ये दूसरा कंपोनेंट था। तीसरा कंपोनेंट है डीएनए। ये है डीएनए। अब डीएनए का काम है साइटोप्लाज्म में चलने वाली जो केमिकल रिएक्शंस है, हज़ारों तरह की केमिकल रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में चल रही हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, उनको कंट्रोल करना, ये सारा कंट्रोल कौन इस्टेब्लिश करता है? डीएनए। तो डीएनए का काम है जो केमिकल रिएक्शंस, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ साइटोप्लाज्म में चल रही हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को, सेल्यूलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। ये तीनों मिल करके बनाता है एक कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर। अगर ये तीनों की बात करें हम, जिस भी सेल के पास में ये तीनों चीज़ें हैं वो कहलाता है एक कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर। सर्वाइवल के लिए ये तीनों होना ज़रूरी हैं। इनमें से कोई सा भी कंपोनेंट अगर एब्सेंट है तो उसको हम बुलाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट सेल स्ट्रक्चर। इनकम्प्लीट सेल स्ट्रक्चर, जैसा कि हमें वायरस में दिखाई पड़ता है जिसके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, इसके पास साइटोप्लाज्म अपना होता ही नहीं है। अगर इसके पास अपना साइटोप्लाज्म नहीं है तो क्या ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है? अकेले अपना सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करा सकता है? कभी भी नहीं। एक इनकम्प्लीट सेल स्ट्रक्चर, जैसे कि वायरस एक एग्जाम्पल है जिसका, वो कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो कर सकता। नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो अगर ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो करेगा तो ये कहाँ पर सर्वाइव करता है? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जब ये पहुँच जाता है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, दूसरे और सेल के अंदर जब ये चला जाता है तो उस दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे ये अपने आप को लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि वायरस जब तक सेल के बाहर है, होस्ट सेल के बाहर या किसी दूसरे सेल के बाहर है, तब तक वो लिविंग प्रॉपर्टीज शो नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकता। ये हो गई बात कि सेल होता क्या है। अब ये तो सेल के बारे में आज के टाइम पर जो हमें बातें पता हैं कि भाई सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल साइटोप्लाज्म होता है, डीएनए होता है, ये आज हमें मालूम है। लेकिन इनकी डिस्कवरी करने में कई सारे साइंटिस्ट्स का हाथ है। उन्होंने धीरे धीरे ऑब्जर्व करके एक एक करके ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने रखी। तो यहाँ पे अब हमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ सेल डिस्कवरी। सेल डिस्कवरी, सेल स्टडी की क्या हिस्ट्री है, किसने पहला सेल पढ़ा, फिर क्या किसने उसमें इम्प्रूवमेंट किया, क्योंकि सेल भी तो कई सारे कंपोनेंट से मिलकर के बना है, उसमें वेरिएशन भी होता है। तो यहाँ पे हमें पूरी हिस्ट्री पढ़नी है कि कैसे कैसे सेल स्टडी आगे बढ़ी है। एक और चीज़ याद रखेंगे कि भाई सेल हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, सेल डिस्कवरी को हिस्ट्री के तौर पे देखने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सेल बायोलॉजी या सेल को पढ़ने से पहले हमें माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। सेल बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं दे सकता। तो जब तक हमने पहला माइक्रोस्कोप नहीं बनाया होगा, उस टाइम तक तो सेल को विजुलाइज करना, सेल को देखना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो हिस्ट्री ऑफ सेल तब तक अधूरी रहेगी जब तक हम
माइक्रोस्कोप के बारे में जो बेसिक आइडिया है, जितना एनसीईआरटी में दिया उतना हमें पता होना चाहिए कि भाई माइक्रोस्कोप क्या होता है। दो टाइप्स के माइक्रोस्कोप दिखा एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, एक लाइट माइक्रोस्कोप और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो क्या होते हैं, किन टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लाइट माइक्रोस्कोप में चीज़ों को और अच्छे से विजुअलाइज कर सकें। माइक्रोस्कोप में चीज़ों को ऑब्जर्व करना भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है, वो बताएंगे हम। तो सेल डिस्कवरी की हिस्ट्री पर जाने से पहले डायरेक्ट हमें थोड़ा सा माइक्रोस्कोपी की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैग्नीफाई करता है चीज़ों को बड़ा दिखाता है, साइज में उनका साइज इंक्रीज करता है। माइक्रोस्कोप भी दो तरह के होते हैं, एक जो ओल्ड माइक्रोस्कोप, जो पुराने टाइम के माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप। दूसरे होते हैं सबसे एडवांस टाइप के माइक्रोस्कोप जो बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों में फ़र्क है कि किस तरह की रेडिएशन हम यूज़ कर रहे हैं सैंपल को ऑब्जर्व करने के लिए। लाइट माइक्रोस्कोप में हमारा सैंपल होता है, सैंपल के ऊपर हम वाइट लाइट फॉल कराते हैं। यहाँ पे हमने वाइट लाइट का सोर्स रखा है। ये जो वाइट लाइट है ये सैंपल से टकरा के, सैंपल से पास होती हुई हमारी आंखों तक आती है और हम इसको विजुलाइज कर लेते हैं। तो ये होता है लाइट माइक्रोस्कोप का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम वाइट लाइट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पर भी सैंपल है, सैंपल के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन बीम फॉल कराते हैं। अब की बार यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे वाइट लाइट नहीं है, इलेक्ट्रॉन की बीम है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाम मिला है। इलेक्ट्रॉन जो बीम है वो सैंपल पे गिरने के बाद इधर उधर बिखर जाती है और जाकर एक डिटेक्टर पे गिरती है। अब इलेक्ट्रॉन्स को तो विजुलाइज करना, हमारी आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है, तो हम डिटेक्टर यूज़ करते हैं और ये डिटेक्टर एक कंप्यूटर से जुड़ा होता है जो कंप्यूटर पे जाकर एक इमेज बना देता है। तो इस कंप्यूटर पे इस चीज़ की इमेज यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप है जो सेल की छोटी से छोटी डिटेल्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही एडवांस है और इसकी मदद से हम सेल की छोटी से छोटी चीज़ को भी स्टडी कर सकते हैं, ऑल डिटेल्स ऑफ सेल। लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन उतनी ज़्यादा नहीं होती है, फिर भी जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं सेल में हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा छोटी होंगी उनके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगता है। तो ये होता है हमारा दो तरह के माइक्रोस्कोप। यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप में एक और प्रॉब्लम है भाई, हमें यहाँ पर ऑब्जर्व किससे करना है? आइस से, अपनी आँखों से ऑब्जर्व करना है। अब हमने यहाँ पे वाइट लाइट एक सोर्स यूज़ किया, वाइट लाइट को सैंपल पे गिराया और सैंपल से वाइट लाइट होती हुई कहाँ पे पहुँच गई? हमारी आइज़ पे। अगर आप एक वाइट लाइट को एक सैंपल पे फॉल कराओगे और उसको विजुलाइज करने की कोशिश करोगे तो ये विजुलाइजेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आएगा, डिस्टिंग्विश करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। सेल कौन सा है, सेल के अंदर कौन सा कंपोनेंट दिखाई देना है आपको, वो बहुत क्लियरली दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सारी की सारी वाइट लाइट है, इधर उधर सब जगह वाइट लाइट है, तो क्या आपको सही से दिखाई देगा? नहीं। तो लाइट माइक्रोस्कोप में सैंपल को क्लियर विजुलाइजेशन करने के लिए हम एक और टेक्निक ऐड करते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी में, जिसका नाम है स्टेनिंग। तो हम इसके साथ एक और टेक्निक ऐड कर देते हैं जिसका नाम है स्टेनिंग या फिर कलरिंग। मान लो ये वाइट लाइट सैंपल है और इसको हमने किसी एक पर्टिकुलर कलर से स्टेन कर दिया, एक कलर कर दिया, तो क्या आप इसको विजुलाइज करना, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा डेवलप हो जाएगा? हाँ, तो इसको देखना इजी हो जाता है। तो स्टेनिंग में हम क्या करते हैं? स्टेनिंग के अंदर में हम सेल को या फिर किसी सेल के कंपोनेंट को कलर कर देते हैं और जब वहाँ पे हम उसको कलर कर देंगे तो उसका जो कॉन्ट्रास्ट होगा
वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ होने की वजह से उसको विजुलाइज करना ईजी हो जाए। कोई भी चीज़ अगर कॉन्ट्रास्टिंग है, डिफरेंट कलर की है वाइट बैकग्राउंड पे, तो उसको विजुलाइज करना ज़्यादा ईजी है। तो इसीलिए हम स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब स्टेनिंग भी कैसे यूज़ करेंगे भाई? स्टेनिंग 3-4 तरह की हो सकती है। मान लीजिए हमारे पास में 2 सेल हैं, सेल 1 और सेल 2। सेल 1 के अंदर डीएनए है, सेल 2 के अंदर भी डीएनए है, यहाँ पर भी कुछ मटेरियल भरा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ मटेरियल भरा हुआ है। अब मान लो कि हमें सेल को स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे? पूरे के पूरे सेल को स्टेन कर देंगे। जो पूरा सेल है हम इसको पूरा स्टेन कर देंगे, तो सेल स्टेन हो जाएंगे, तो हमें दिखाई देंगे। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है कि हमें पूरा सेल नहीं देखना, हमें सेल में सिर्फ और सिर्फ डीएनए देखना है। तो हम कोई दूसरा स्टेन यूज़ करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ डीएनए को स्टेन करे, जो सिर्फ इतना स्टेन करे। तो क्या हमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए दिखाई देगा? हाँ, वाइट बैकग्राउंड पर डीएनए इसलिए दिखाई देगा। तो इस तरह से हम सेल को भी स्टेन कर सकते हैं या सेल के किसी कंपोनेंट को भी स्टेन कर सकते हैं, जिससे सेल को पढ़ना इजी हो जाता है और सेल के किसी कंपोनेंट को पढ़ना भी इजी हो जाता है। तो ये होता है हमारे पास स्टेनिंग प्रोसीजर। और ये कहाँ पर यूज़ किया जाएगा? लाइट माइक्रोस्कोपी में इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टेनिंग ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एडवांस टाइप का होता है और हमें डायरेक्ट विजुलाइजेशन करना भी नहीं होता। तो ये तो हमने टेक्निक्स देख ली, जो हम टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं सेल बायोलॉजी में। ठीक है, अब चलते हैं हिस्ट्री पर वापस से। किसने पहला सेल देखा होगा, फिर कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट होता गया। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, वैसे ही सेल की डिस्कवरी में भी इम्प्रूवमेंट होता गया। तो जो सबसे पहला सेल किसी ने ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट सेल, वो ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। पर अफसोस की बात है कि इनको लिविंग सेल नहीं दिखाई पड़ा था, इनको डेड सेल इन्होंने ऑब्जर्व किया था। इन्होंने लिविंग सेल ना देख करके एक डेड सेल देखा था। कौन सा सेल? प्लांट का कॉर्क सेल। जो प्लांट में डेड कॉर्क सेल्स होते हैं, जिनका हम इस्तेमाल बॉटल स्टॉपर की तरह करते थे पहले। बॉटल में जब ढक्कन नहीं हुआ करते तो ऊपर उसको लगाने का काम करते थे, उसको गैप फिल करने का काम करते थे। तो बॉटल प्लांट कॉर्क होता है। इसी प्लांट कॉर्क का एक सेक्शन इन्होंने लिया, पतला सा स्लाइस काटा और उसको माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व किया तो इन्होंने दिखाई पड़ा कि प्लांट कॉर्क के सेल ऐसे हेक्सागन शेप के खाली खाली बॉक्स जैसे दिखाई पड़ रहे थे। हेक्सागन शेप के और खाली खाली बॉक्स जैसे, मतलब ये अंदर से एम्प्टी थे। एम्प्टी इसलिए थे क्योंकि ये डेड सेल है भाई, डेड सेल के अंदर तो सारा मटेरियल खत्म हो चुका है। तो जब इन्हें हेक्सागनल खाली बॉक्स दिखाई दिए तो इसी का नाम इन्होंने दे दिया सेल। इन्होंने एक बुक लिखी, माइक्रोग्राफिया बुक, अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करने के लिए, और उसी में इन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, सेल। ध्यान रहे, सेल का मतलब होता है खाली जगह। जो खाली जगह चारों तरफ से कवर्ड हो, जिसके चारों तरफ वॉल दिखाई पड़े, उस खाली जगह को बोलते हैं सेल। पर हमें मालूम है कि भाई सेल जो होता है, एक्चुअल सेल जो लिविंग सेल होता है, वो खाली नहीं होता। उन्होंने तो गलती से डेड सेल को देख लिया था, वो अंदर से खाली था। तो ये जो सेल टर्म उन्होंने दिया था, ये एक मिसनोमर है। ये सेल के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन बता रहा है, लेकिन क्योंकि ये इतना फेमस है आज के टाइम पर, तो आज भी इसको यूज़ किया जाता है। इसको अभी भी बदला नहीं गया है, लेकिन ये एक मिसनोमर है। तो फर्स्ट डेड सेल से हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो लिविंग सेल की बात करेंगे। तो फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखा? फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखा होगा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये एक दूसरे साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप डेवलप किया और उसकी मदद से बरसात का पानी ये ऑब्जर्व कर रहे थे। उसमें इन्होंने बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोटिस किए। तो पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्होंने, पहला जो लिविंग सेल किसी ने ऑब्जर्व किया है, दैट इज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक।
फिर धीरे धीरे माइक्रोस्कोप में जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे माइक्रोस्कोप का इम्प्रूवमेंट दिखाया है, लाइट माइक्रोस्कोप, फिर लाइट माइक्रोस्कोप में डिफरेंट टेक्निक्स आ गई, फिर उसके बाद अल्टीमेटली हमारे पास आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो इस इम्प्रूवमेंट के साथ ही हमारी जो सेल डिस्कवरी थी वो भी इम्प्रूव होती जाएगी। तो पूरी हिस्ट्री हम वहाँ पे धीरे धीरे करके जब एक एक कंपोनेंट पढ़ेंगे सेल का तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर आती है सेल थ्योरी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेल डिस्कवरी का ही पार्ट है। सेल थ्योरी हमें बताती है कि सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशन है। भाई हम सेल को देख तो रहे हैं, सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो भी दिखते जा रहे हैं जैसे जैसे माइक्रोस्कोप इंप्रूव हो रहा है, बट सेल और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में आपसी रिलेशन क्या है वो किसने इस्टेब्लिश किया था? सेल थ्योरी ने। सेल थ्योरी प्रपोज की है दो साइंटिस्ट ने, एक स्लीडन और एक श्वान। स्लीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और श्वान एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। जो वर्क ईयर दिया है वो भी इन दोनों का दिया हुआ है। वर्किंग ईयर स्लीडन का पहले है 1838, इन्होंने पहले काम स्टार्ट किया था और इन्होंने थोड़ा सा लेट इस चीज़ पर अपना फोकस परफॉर्म किया। तो इतनी चीज़ें आपको याद ही रखनी है। अब समझते हैं इन्होंने करा क्या। स्लीडन बॉटनिस्ट थे तो सबसे पहले इन्हीं का पहले काम है, ईयर भी इनका पहले, तो इन्होंने प्लांट पार्ट्स का स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। अलग अलग प्लांट्स को, डिफरेंट पार्ट्स को उठाया और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करके उसमें सेल की प्रेजेंस को चेक किया कि भाई हर एक पार्ट में सेल दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता। तो इन्होंने क्या किया, डिफरेंट प्लांट पार्ट्स को उठाया और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें दिखाई पड़ा कोई सा भी प्लांट पार्ट उठा लो आप, चाहे रूट उठा लो, चाहे स्टेम उठा लो, चाहे लीफ उठा लो, और किसी भी प्लांट का कोई सा भी प्लांट उठा लो, हर बार जो उसका कंपोनेंट होता है वो किसका बना होता है? सेल का। इसका मतलब सारे के सारे जो प्लांट हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल के। एक और चीज़ उन्होंने देखी कि जो सेल का शेप, साइज, स्ट्रक्चर है वो अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंट दिखाई पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेल, जो सिमिलर टाइप के सेल होते हैं, वो मिल करके एक टिश्यू बना देते हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग तरह के टिश्यू होते हैं। लीफ में अलग तरह का टिश्यू होता है, रूट में अलग तरह का टिश्यू दिखा, स्टेम में अलग तरह का टिश्यू दिखा। तो सेल कंबाइन होकर के या सिमिलर टाइप के जो सेल होते हैं वो क्या बनाते हैं? टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी के बेसिस पे इन्होंने अपना कंक्लूजन दिया और इन्होंने अपना स्टेटमेंट क्या दिया? तो इनका कंक्लूजन था वो था कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल, एंड सेल मेक टिश्यूज। जो सेल क्या बनाते हैं? टिश्यूज। सेम टाइप के सेल मिलकर के एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ये बात उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। भाई लोगों ने इसको, जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी उसने सबने इसको सुना, तो इसको एक्सेप्टेंस भी मिला, क्योंकि सही में एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो सेल का ही बना होता है। ये बात पहुंच गई श्वान तक। जैसे ही श्वान तक इनकी बात ये पहुंची, इनका ये कंक्लूजन पहुंचा, तो श्वान ने सोचा भाई अगर ये बोल रहे हैं प्लांट्स जो हैं वो सारे सेल के बने हुए, तो क्या सेम चीज़ एनिमल्स पे भी एप्लीकेबल है या फिर एप्लीकेबल नहीं है। तो श्वान ने अपना काम स्टार्ट किया इस स्टेटमेंट के बाद। अब श्वान ने क्या किया, अलग अलग एनिमल टिश्यू की स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने भी स्टडी की डिफरेंट एनिमल पार्ट्स या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स की इन्होंने स्टडी करना स्टार्ट की। जब उन्होंने एनिमल्स को भी स्टडी किया तो वहाँ पे भी उन्हें दिखाई पड़ा कि हर एक जो एनिमल बॉडी का पार्ट था वो सेल का बना हुआ था। जैसे प्लांट्स का स्लीडन ने बताया था, वैसे ही एनिमल्स में भी हर एक बॉडी पार्ट सेल का ही बना हुआ था। तो इसके बिहाफ पे इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, एक गेस दिया। अभी ये पूरी तरह से श्योर नहीं थे, तो जब तक हम पूरी तरह से श्योर नहीं होते तो हम हाइपोथेसिस प्रपोज करते हैं साइंस में। इन्होंने बोला कि जो प्लांट और एनिमल है दोनों की बॉडी
सेल की बनी हुई है। तो इन्होंने सीधा हाइपोथेसिस क्या दिया, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडी आर मेड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। तो सेल की बनी हुई है पूरी बॉडी, और जो बाकी जितना भी कंपोनेंट है वो सेल का द्वारा बनाया गया कंपोनेंट है। तो या तो बॉडी सेल की बनी होती है, और जो जितना भी बाकी मटेरियल होता है वो सेल के थ्रू सिंथेसाइज्ड मटेरियल होता है। तो एनिमल प्लांट दोनों की बॉडी इसकी बनी हुई है। ये हाइपोथेसिस सेल हाइपोथेसिस बोलते हैं। किसने प्रपोज किया, श्वान ने। श्वान ने एक और चीज़ देखी, इन्होंने ये तो कंफर्म हो गया कि प्लांट्स का भी सेल बॉडी सेल का बना है, एनिमल्स का भी बॉडी सेल का बना है। तो यहाँ पे उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी किया प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों सेल को साइड बाय साइड रख करके कंपेयर किया कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो जब इन्होंने कंपेरिजन किया प्लांट और एनिमल सेल के बीच में, तो इन्हें एक चीज़ दिखाई पड़ी कवरिंग में, दोनों के बीच में आउटर कवरिंग में डिफरेंस होता है। जो प्लांट सेल होते हैं और जो एनिमल सेल होते हैं, एनिमल सेल के अंदर सेल के बाहर एक पतली सी लेयर होती है जिसको आज के टाइम पे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो उन्होंने सिंपल सा बोला कि एनिमल सेल के ऊपर में एक थिन आउटर कवरिंग होगी। उसी थिन आउटर कवरिंग को आज के टाइम पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कह करके बुलाते हैं। लेकिन जब हम प्लांट सेल को देखते हैं तो प्लांट सेल के अंदर केस अलग हो जाता है। यहाँ पे सेल के ऊपर, इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक मोटी सी रिजिड लेयर प्रेजेंट होती है। यही उन्होंने बताया कि इसके ऊपर एक थिक रिजिड कवरिंग है जिसको आज हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो ये चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी पहले श्वान ने बताया, सेल वॉल के बारे में भी श्वान ने बताया, बेस्ड ऑन कंपैरिजन बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल के बिहाफ पे। अब जैसे ही ये जो इनकी हाइपोथेसिस थी ये भी मार्केट में घूमने लगी, ये कहाँ तक पहुँच गई, स्वीडन तक पहुँच गई। तो उन्होंने बोला भाई ये तो हमारी स्टेटमेंट पर ही बेस्ड स्टेटमेंट है, भाई मेरा ही तो स्टेटमेंट था कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल। इसी को एक्सटेंड करके इन्होंने क्या बना दिया, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। तो अब इन दोनों ने साथ में काम किया, इन दोनों ने इसको प्रूफ करने के लिए और सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो प्लांट एनिमल्स के अलावा जो बाकी ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे फंजाई हो गया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, उनके भी सेल को इन्होंने स्टडी किया, उनकी भी बॉडी को स्टडी किया। तो जब उन्होंने प्लांट्स, एनिमल्स और बाकी ऑर्गेनिज्म को देखा तो वहाँ पर भी जो बॉडी थी वो सेल की बनी हुई दिखाई पड़ी। तो उससे ये कंफर्म हो गया कि प्लांट्स, एनिमल्स के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स एनिमल्स तो हैं ही, लेकिन साथ में और भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी बॉडी सेल की ही बनी होती है। तो इसके बिहाफ पे इन दोनों ने इसी सेल हाइपोथेसिस को कन्वर्ट करके बना दिया सेल थ्योरी। तो इन्होंने क्या प्रपोज कर दिया, अब स्वीडन प्लस श्वान दोनों ने मिल करके एक सेल थ्योरी प्रपोज कर दी, जिस सेल थ्योरी में इन्होंने बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एनिमल्स की बात ही आप छोड़ दो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आर मेड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। तो वो हमेशा सेल के बने होते हैं और साथ में सेल प्रोडक्ट के बने हुए रहते हैं। चाहे प्लांट की बात करो, बैक्टीरिया की बात करो, फंजाई की बात करो, एनिमल की बात करो, किसी की भी बात कर लो। इसी को बुलाया जाता है क्लासिकल सेल थ्योरी या फिर ओल्ड सेल थ्योरी। क्यों क्लासिकल सेल थ्योरी या फिर ओल्ड सेल थ्योरी बोल रहे हैं, ये बताते हैं। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। इसने ये तो बता दिया कि हमारी बॉडी सेल की बनी हुई है, पर बॉडी में नए सेल कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये नहीं समझा पाया। इसका जो डीमेरिट था क्लासिकल सेल थ्योरी का, वो यही था कि ये न्यू सेल फॉर्मेशन को नहीं समझा पा रहे थे। हमारी बॉडी में नए सेल कैसे बनते हैं। भाई अगर आपकी बॉडी में कहीं पर स्किन में मान लो कट लग गया, इसका मतलब सेल डैमेज होता है। कट लगा तो कुछ दिन बाद वो क्या गैप खुला रहता है या रिपेयर हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। इसका मतलब नए सेल तो बने हैं वहाँ पर। अब नए सेल कहाँ से आए, किस तरह से बने, वो ये नहीं समझा पा रहे थे। जब एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, अब बचपन में बहुत छोटे थे, आज के टाइम पे उसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़े हो गए। तो अगर ग्रोथ हुई है और हमारी बॉडी सेल की बनी हुई है तो सेल का नंबर भी तो बढ़ेगा, तभी तो ग्रोथ होगी।
तो नए सेल कैसे बन रहे हैं, ये क्लासिकल सेल थ्योरी या फिर ये जो ओल्ड सेल थ्योरी श्लेडन एंड स्वान की है वो इसको समझा नहीं पा रही थी। इसको समझाने के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ वर्चो। तब ये तीसरे साइंटिस्ट हैं इस सेल थ्योरी के लिए, रुडोल्फ वर्चो। 1855 तक जहाँ पर ये सेल डिवीजन के ऊपर काम कर रहे थे, जब इन्होंने सेल डिवीजन के ऊपर स्टडी कर रहे थे तो देखा कि एक पुराना पेरेंटल सेल डिवाइड करता है और वो 2 नए सेल बना देता है, फिर वो 2 नए सेल ग्रोथ करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर 4 सेल बना देते हैं। इस तरह से सेल डिवीजन की वजह से पुराना सेल नए सेल बनाते जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने सेल थ्योरी में इनकॉर्पोरेट कर दिया। इन्होंने बोला देखो नए सेल कहीं से आते नहीं है, नए सेल जो होते हैं ना, ये जो न्यू सेल हैं, ये पेरेंटल सेल या फिर जो पहले से एग्जिस्ट करता हुआ सेल था उसके डिवीजन से बने। तो इसका मतलब नए सेल कहीं अलग से नहीं आ रहे, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवीजन होता है और उसके डिवीजन से 2 नए सेल अपना नंबर डबल वो करता रहता है। तो रुडोल्फ वर्चो ने इसी चीज़ को ग्रीक टर्मिनोलॉजी में एक स्टेटमेंट दिया, ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सेल थ्योरी में ऐड कर दी गई। जैसे ही ये सेल थ्योरी में ऐड कर दी गई तो आज के टाइम की जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, जो आज एक्सेप्टेबल फॉर्म में सेल थ्योरी है, वो बन गई हमारे पास में मॉडर्न सेल थ्योरी। जो मॉडर्न सेल थ्योरी है इसमें 2 मेजर पॉइंट्स हैं। एक तो पहला वाला ही पॉइंट है कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, वो तो पहला ही वाला है, सेम है। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, दूसरा स्टेटमेंट है, दैट इज ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो न्यू सेल कहाँ से आते हैं, कहाँ से अराइज करते हैं, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से सेल मौजूद हैं उन्हीं के डिवीजन से, उन्हीं से नए सेल का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारी सेल डिस्कवरी कंप्लीट हो गई। जो हिस्ट्री हमें पढ़नी थी, जो हिस्ट्री हमें देखनी थी, वो सारी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दी। फर्स्ट सेल, लिविंग सेल, डेड सेल और सेल थ्योरी, ये तीनों मिल करके बनाती हैं हिस्ट्री ऑफ सेल स्टडी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल के डिफरेंट टाइप्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह के हैं, तो क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल भी एक तरह का होता है या अलग अलग टाइप का होता है? तो बता देते हैं, सेल जो होता है वेरिएबल होता है। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में सेल में वेरिएशन होता है। अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में लाखों सेल हैं, करोड़ों सेल हैं, तो क्या सारे सेल सेम है? नहीं। फंक्शन के हिसाब से अलग अलग सेल का स्ट्रक्चर, शेप, साइज सब कुछ फ़र्क होता है। तो अगले वीडियो में हम सेल का वेरिएशन देखेंगे, कितने वेरिएबल टाइप के सेल होते हैं। फिर उसके बाद में हम 2 डिफरेंट टाइप के सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, एक एक करके उनके कंपोनेंट्स समझेंगे।